कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं अंकित मिश्रा आपके साथ एक बार फिर साइंस के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, गैलेक्टिक फैमिली के साथ। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में सर आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है एंड हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बी हैपन। कैसे केमिकल रिएक्शन कोई कंप्लीट हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आगे केमिकल इक्वेशन पे चलते हैं, केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है आपका केमिकल इक्वेशंस। तो नाउ वी विल डिस्कस हियर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था लास्ट लेक्चर में कि सर हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है, जो तरीका होता है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी आप यूं सीधे वर्ड में आप कह सकते हैं कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बच्चे, वो आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन कहलाता है। बहुत बढ़िया। केमिकल इक्वेशन होता है सर, इसे हम टू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। कौन कौन सा दो फॉर्म होता है? एक आप वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा आप सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में होगा आपका और दूसरा होता है प्यारे बच्चों सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में, यानी सिंबल इक्वेशन। मतलब कि ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि सर वर्ड के फॉर्म में कहने का मतलब जैसे आपका लेटर के फॉर्मेट में आपका इक्वेशंस वगैरह लिखा मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूं सर, एक सिंपल सी बात। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये कंबाइन करके फॉर्म करता है सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपका इंडिकेट कर रहा है, इसको आप कहेंगे वर्ड इक्वेशंस। तो आपके पेपर में सीबीएसई क्या करती है, कभी कभी वर्ड लैंग्वेज के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और आपसे कहता है बैलेंसिंग करने के लिए। तो सर सबसे पहले इसमें दिक्कत ये आती है कि हमें कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल वे में, वो चीजें। तो ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। नाउ सिंबल इक्वेशन क्या होता है? इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं Mg प्लस O2 दैट इज MgO। तो ये आपका हो गया सिंबल इक्वेशन, क्योंकि आप इसमें साफ साफ देख रहे हैं सर, इसमें हमारा केमिकल एलिमेंट्स, जो आप एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल है और ये कंपाउंड है MgO। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड नाउ सेकंड भी सिंबल इक्वेशन। बहुत अच्छी बात। लेकिन एक प्रॉब्लम सर ये आती है कि केमिकल इक्वेशन सिर्फ लिखना ही जरूरी नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको बैलेंसिंग भी करनी जरूरी होती है, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग कोई केमिकल इक्वेशन 100% अपने आप में सही नहीं है। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं सर टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों टाइप जो है इनके, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम ये देखने जा रहे हैं सर, दो टाइप का इक्वेशन होता है आपके पास। एक को आप कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होता है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है सर, नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है। आपको एक चीज बता दूं, छोटी सी बात, कि आप जानते हैं सर क्लास 9th में भी आपने देख रखा है सर, कोई भी केमिकल रिएक्शन है या इक्वेशन आप रिप्रेजेंट करते हैं तो सर दो पार्ट होता है उसका। एक पार्ट होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। जैसे हमारा ये एक प्रोडक्ट पार्ट बन गया इस साइड, तो ये एक प्रोडक्ट पार्ट हो गया हमारा और ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया हमारा। तो सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास, और ये नंबर ऑफ एटम्स अगर बोथ द साइड बैलेंस है, मतलब इक्वल है, तो हम कहेंगे सर बैलेंस इक्वेशन है ये। अगर नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड अनइक्वल है, दैट मींस हम कहेंगे ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यही फर्क होता है दोनों में, नंबर ऑफ एटम्स सेम बी बोथ द साइड एज वेल एज रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, or other different number of atoms present both the side, then we said to be unbalanced equation. Just like a simple example here, balanced chemical equation, sorry, so first of all unbalanced chemical equation. Unbalanced means simple C plus O2
CO2. Here one carbon, two oxygen. Oh sorry, this will be balanced equation. This will be balanced equation because number of carbon atoms 1, number of carbon atoms 1, number of oxygen atoms 2 reactant side and number of oxygen atom 2 in product side. So this will be balanced chemical equation. Now unbalanced chemical equation, Mg plus O2, that is MgO. Magnesium 1 atom reactant side, 1 atom product side, but oxygen 2 atom of oxygen reactant side and 1 atom of oxygen product side. So this shows unbalanced equation. So this one be unbalanced equation and this one be balanced equation. This is the difference between balance and unbalanced. But मैंने आपसे कहा सर कि बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है? सर इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है हमारे लिए क्योंकि हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा होता है सर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। जो आपका रिएक्टेंट के साइड जो भी एटम्स आपके प्रेजेंट हैं उसका मास प्रोडक्ट के साइड के मास के इक्वल होना चाहिए। तो ये इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे एंटोनी लेवेजियर ने दिया था और ये काफी 100% परफेक्ट लॉ है और हर जगह एप्लीकेबल है, हर एक केमिकल इक्वेशन के लिए। तो इसलिए ये एसेंशियल बात है। तो आइए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, इसका पेपर पे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है बट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वेटेज है, क्योंकि जब आप 10th से 11th में जाएंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इसकी मेन थीम है और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। वैसे सीबीएसई बोर्ड में बहुत कम मार्किंग स्कीम है इसकी, लेकिन आपके हर एक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सर ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड is equal to number of atoms in product side। तो ऑब्वियस सी बात है सर, रिएक्टेंट के साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट के साइड आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। ये चीज ये रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा। वैसे तो कई सारे सर इसके तरीके हैं इसको बैलेंस करने के, जो हम कुछ 11th क्लास में भी डिस्कस करते हैं और बेसिकली यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक सिंपल सा हम इक्वेशन लेते हैं। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये हम सभी जानते हैं सर। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले सर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंबल लिखना पड़ेगा, यानी कौन कौन से सिंबल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। दूसरी बात, आपको रिएक्टेंट शो करने पड़ेंगे कि रिएक्टेंट के साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये शो करने पड़ेंगे। अब आप इसको कैटेगराइज कर दीजिए। जैसे आपको देखिए इस पूरे केमिकल इक्वेशन में आपको दो सिंबल ही दिखाई दे रहे हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो सिंबल हमने यूज कर लिए। और एक बात आपको पता होनी चाहिए सर, कोई भी एलिमेंट जो आप रिएक्टेंट के साइड यूज कर रहे हैं वही आपको प्रोडक्ट के साइड भी मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखा और यहाँ पे ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब आप नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कीजिए सर। रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने आपको दिख रहे हैं सर, मैग्नीशियम का 1, तो 1 एटम मैग्नीशियम एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट के साइड आपको दिख रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट के साइड आते हैं तो मैग्नीशियम 1 दिख रहा है आपको और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं। तो यहां तो बात गड़बड़ हो गई सर मैग्नीशियम तो बैलेंस दिख रहा है बट ऑक्सीजन अनबैलेंस दिख रहा है। यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो सर इसका एक हीट एंड ट्रायल मेथड है, तरीका जो आप डायरेक्ट अपना सकते हैं इसके ऊपर, और कुछ सिंपल इक्वेशंस के लिए तो बहुत इजी हो जाता है ये। जैसे कि देखिए आप, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहां पे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आप गलती से भी यहां पे 2 मत लगाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, इट्स अ रॉन्ग मेथड। जब भी आपको कोई कोएफिशिएंट लगाना हो तो वो सबसे आगे लगेगा, इसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
जो सब के लिए होता है उस कंपाउंड में, हर एक एलिमेंट के लिए। तो जैसे आपने यहां हमने आगे 2 यूज किया, तो ये 2 सर मैग्नीशियम के लिए भी इंडिकेट कर रहा है और ऑक्सीजन के लिए भी इंडिकेट कर रहा है। तो जब आपने प्रोडक्ट के साइड से 2 यूज किया तो आप देख रहे हो कि सर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को छेड़ने की वजह से मैग्नीशियम भी छिड़ गया सर, मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2 हो गए। तो आपको कट करके यहां पे 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है सर। अब मैग्नीशियम 2 हो गया बट इधर मैग्नीशियम 1 है, तो इधर बहुत सिंपल आप आगे 2 रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो अब मैग्नीशियम भी इस साइड कितना हो गया 2 हो गया। देन 2 2 एंड ऑक्सीजन आल्सो 2 2। दिस विल द बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस हो गया आपका। तो ये एक बेसिक हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक फॉर्मेट दिया। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन भी N2 plus H2 that is NS3। जाना पहचाना इक्वेशन और जाना पहचाना कंपाउंड। NS3 मींस अमोनिया होता है। अमोनिया एक गैस है जो आपकी 5 डेसिमल की गैस होती है और ये एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम के मिलने से बनता है। तो सर इसको बैलेंस करते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए क्या तरीका है सर, वही चीज आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंबल। तो पहले आपने सिंबल रिप्रेजेंट किया सर, क्या सिंबल यूज हो रहा है, तो सर नाइट्रोजन यूज हो रहा है और हाइड्रोजन यूज हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सर रिएक्टेंट के साइड, तो रिएक्टेंट के साइड आपको, और फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट के साइड। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो सर रिएक्टेंट के साइड नाइट्रोजन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने आपके 2। उधर से अब आइए प्रोडक्ट के साइड, नाइट्रोजन कितने 1 और हाइड्रोजन कितने 3। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर। जनरली आप ये देखोगे सर जहां 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आया, आप समझ जाओ वो बैलेंस करना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, इस तरीके से हिट एंड ट्रायल लगाते हैं हम यहाँ। अब आप आइए जैसे हम यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोजन इस साइड आपको 2 नाइट्रोजन यहाँ आपको 2 दिख रहा है और इस साइड 1 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सबसे आगे 2 लगाना पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ 2 लगाते हैं तो सर इस 2 की वजह से नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में दिक्कत आ गई। हाइड्रोजन हो गया सर 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लीकेशन होता है सर, 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन इस साइड 6 हो गया। अब जब हाइड्रोजन 6 है इस साइड और रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 6 कैसे करें सर, तो इस हाइड्रोजन के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी आपका 6 हो गया। तो 2 2 एंड 6 6, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। नाउ एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं सर, कभी भी हम जब रिप्रेजेंटिंग करते हैं चीजों को, जैसे अगर आपको O2 लिखना है, O2 तो होता ही रिप्रेजेंटेशन, बट आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे आना चाहिए, जिससे कि ये 2 2 जा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये अगर हमें किसी कंपाउंड के आगे लगाना है, जैसे ये H2 है आपका, तो आगे आपको 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये सबके लिए 2 होगा, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, इसका ध्यान रखना होता है हमें। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ना एक लास्ट टॉपिक छोटा सा डिस्कस करते हैं सर आपके सामने, किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव, हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव। किसकी बात कर रहे हैं मोर इंफॉर्मेटिव, सर एक केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। किसी केमिकल इक्वेशन को आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कैसे ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें और आपको दे सकता है। केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए सर, सबसे पहला तरीका होता है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट के साइड या जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है वो सॉलिड है तो S से रिप्रेजेंट करेंगे सर, लिक्विड है तो L से और गैसेस है तो G से, और अगर कोई एक्वस हो गया, एक्वस का मतलब होता है सर वाटर से रिप्रेजेंटेड, यानी वाटर के साथ हम करा रहे हैं उस कंपाउंड का, तो वो AQ लिखा होता है। तो ये बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ये रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो ये भी हमें हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन देने में। दूसरा होता है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, यानी जो आपका रिएक्शन हो रहा है सर वो कौन सी कंडीशन में हो रहा है, क्या कंडीशन है उसका। जैसे क्या क्या होता है सर कंडीशन में, तो कंडीशन में आपको दिखेगा सर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, कितने प्रेशर पे वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, या क्या कैटलिस्ट आपने यूज किया है इन चीजों की मदद से।
एक छोटा सा एग्जांपल इसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं सर, वो एग्जांपल आप देखिएगा। जैसे देखिए सर, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अमोनिया जो है आपका सर N2 प्लस H2, ये आपका बना NH3। तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट होता है बच्चे, अमोनिया का फॉर्मेशन, ये लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 500 डिग्री सेल्सियस, और लगभग 200 ATM प्रेशर पे होता है। और किसके प्रेजेंस में होता है, तो आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो प्यारे बच्चों, एरो के ऊपर या नीचे हम जो भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो कैटलिस्ट कहलाता है। ये आपका कैटलिस्ट कहलाता है, इसको हम कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। सर कैटलिस्ट है क्या, तो कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है बिना तैयार हुए और बिना खुद को खर्च किए। लास्ट में ये आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपने शुरुआत में यूज किया था। तो कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है और ना ही क्रिएट होता है, लास्ट में ये वापस आपको हुबहू मिल जाता है। बस चूंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना होता है, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कैटलिस्ट। तो ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें सर, इसके प्रेजेंस में हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, आप सभी वाकिफ है उससे। सर फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, तो वो भी हमारे लिए कंडीशंस हो गया, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है हमें। दूसरी बात, एक लास्ट पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों कि हम इंडिकेट करते हैं बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज या बाय इंडिकेटिंग सिंबल। कुछ सिंबल का यूज करते हैं सर, बाय इंडिकेटिंग सिंबल्स। क्या सिंबल्स होते हैं सर, तो आपको बताया था मैंने थोड़ा बहुत कि प्लस का यूज होता है सर। तो ये बता रहा है कॉम्बाइन का, टू कंबाइन, यानी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है और रिएक्टेंट के साइड हम कंबाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम डाउनवर्ड एरो लगाते हैं सर, किसके लिए लगाते हैं, तो पीपीटी के लिए लगाते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेट के लिए लगाते हैं पीपीटी डाउनवर्ड एरो। दूसरी बात, अगर रिएक्टेंट के साइड आपने अगर हीट को यूज किया है, रिएक्टेंट के साइड अगर हमने हीट यूज किया है, दैट मींस हीट एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन में। और अगर हमने प्रोडक्ट के साइड हीट लिखा है, इसका मतलब ये होता है सर कि हमने हीट इवॉल्व किया है, यानी हीट इवॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन पे। ये सारी चीजें, तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन देता है कि केमिकल इक्वेशन किस तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया सर, हमने आज डिस्कस किया सर केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। दूसरी बात, हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन सर दो फॉर्मेट में होता है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। तो सर बेसिकली सीबीएसई में आपके दोनों में से कोई भी एक रह सकता है। उसके बाद हमने देखा सर बैलेंस कैसे करते हैं इन चीजों को। बैलेंस करने के भी कई सारे तरीके हैं सर, लेकिन उनमें से एक हमने आपको बताया हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसके थ्रू हमने कुछ इक्वेशंस को बैलेंस किया। बैलेंसिंग में क्या था सर, तो नंबर ऑफ एटम्स इज रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ये हमने देखा। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि किसी केमिकल इक्वेशन को आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं सर। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के तीन तरीके, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, कौन सी कंडीशन में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। और तीसरा, बाय इंडिकेटिंग सिंबल्स लाइक दिस वन। तो आशा करते हैं आपसे ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी चीजें। तो अब आप अपना काम करना मत भूलिएगा सर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।